नेहा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया है? हीरा ने परेशानी से नेहा को देखा और फिर वॉशरूम के दरवाजे के करीब जाकर बोली, अच्छा इधर मेरी तरफ देखो, सब तुम्हें देख रहे हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताओ, वैसे भी हम बाई के साथ शॉपिंग करने आए हैं। अंदर से नेहा की रोती हुई आवाज़ आई, क्या मैं बाई को भेज दूँ? नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। हीरा, प्लीज़ तुम बाहर जाओ। हीरा ने हैरत से कहा, मैं कैसे बाहर जा सकती हूँ? देखो तुम रो क्यों रही हो? कोई मसला है तो मुझे बताओ। नहीं, कोई मसला नहीं है, बस तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं बाई को यहाँ भेजती हूँ। तुम तो मेरी कभी बात सुनती ही नहीं। जब वो तुम्हें डांटेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। इतने में बाहर से खुरम की आवाज़ आई, हीरा अभी तक नेहा बाहर क्यों नहीं आई? हीरा ने जवाब दिया, पता नहीं बाई, उसे क्या हो गया है, रोए जा रही है। करम ने फ़ौरन पूछा, रो क्यों रही है? क्या किसी ने उसे कुछ कहा है? तुम इसके साथ नहीं थी शॉपिंग करने? बाई, मैं इसी के साथ थी, लेकिन अचानक वो परेशान हो गई और रोने लगी, फिर वॉशरूम में चले गई। अभी इतनी देर हो गई है, वो बाहर नहीं निकल रही। करम ने कहा, अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं देख कर आता हूँ। हीरा ने फ़ौरन उसे रोकते हुए कहा, चलें, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, उसे डांटिए मत, वो वैसे ही बहुत रो रही है। करम ने कदरे नाराज़गी से कहा, हीरा क्या तुम मुझे पागल समझती हो? मैं बिला वजह क्यों डांटूंगा? वैसे भी मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम दोनों को डांटने का। जब तुम दोनों बदतमीज़ी करती हो या कोई उल्टा सीधा काम करती हो, तब ही मैं डांटता हूँ। फिर इसने गाड़ी की चाबियाँ हीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो गाड़ी की चाबियाँ, जाकर गाड़ी में बैठो, मैं उसे लेकर आता हूँ। अच्छा भाई, जल्दी आइएगा, वैसे भी काफ़ी वक्त हो गया है, मम्मा बार बार कॉल कर रही हैं। अच्छा तुम जाओ, मैं बस आता हूँ। करम वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुँचा और आहिस्ता से बोला, नेहा क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? अंदर से नेहा ने जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ। करम ने नरमी से कहा, देखो अगर कोई परेशानी वाली बात है तो मुझे बताओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, किसी को कुछ नहीं कहूँगा। नेहा ने रोते हुए कहा, नहीं आप डांटेंगे, वैसे भी तो हमेशा डांटते रहते हैं और आज तो ज़्यादा डांटेंगे। करम हैरान हुआ, ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम्हें इतना डर लग रहा है? देखो मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, बताओ हुआ क्या है? नेहा ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, अच्छा पहले प्रॉमिस करेंगे किसी को कुछ नहीं बताएंगे? अच्छा मैं कह रहा हूँ ना, किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। नहीं आप रहने दें, आप हीरा को भेजें, मैं इसी को बताऊँगी। करम ने कदरे सख्त लहजे में कहा, चुपचाप जो बात है वो बताओ, और अभी मैं हीरा को लेने नहीं जा रहा, जल्दी बताओ, बार बार मम्मा की कॉल आ रही है, मुझे ऑफिस भी जाना है, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तुम्हारी वजह से वैसे ही लेट हो गया हूँ। तुम दोनों से बोला भी था कि इतवार वाले दिन शॉपिंग पर जाएंगे, लेकिन तुम्हें तो किसी बात की समझ ही नहीं आती। नेहा ने डरते हुए कहा, अच्छा अभी आप डांटेंगे तो? नहीं नहीं डांट रहा, बताओ क्या हुआ है? नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे ब्लीडिंग हो रही है। क्रम चौंक गया, ब्लीडिंग हो गई है या हो रही है? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मुझे पीरियड्स आ गए हैं। करम ने हैरत से कहा, तो तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकती थी? मुझे क्या पता था कि मुझे आ जाएंगे? वैसे भी अभी तो 4-5 दिन पड़े हुए थे, मुझे लगा था अभी टाइम है, इसलिए मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आई। करम ने कदरे नरम लहजे में कहा, अच्छा अब रोना बंद करो, चुपचाप यहीं खड़ी रहो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद वो वापस आया और ज़रूरी चीज़ें नेहा को देते हुए बोला, ये लो इस्तेमाल करो और जल्दी जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भी लेकर आया हूँ, कपड़े भी चेंज कर लो। फिर इसने कहा, अब रोना बंद करो, बच्चों की तरह क्यों रो रही हो? अगर इतना ही पता था कि ये सब कुछ हो सकता है तो पहले से इंतज़ाम कर लेती। नेहा ने नाराज़गी से कहा, मुझे पहले ही पता था कि आप डांटेंगे, आप बहुत बुरे इंसान हैं। करम ने हैरत से कहा, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही बुरा कह रही हो। फिर मुस्कुरा कर बोला, अच्छा ठीक है, अभी जाओ, जल्दी से चेंज करो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। कुछ देर बाद हीरा ने करम से पूछा, क्या हुआ भाई, नेहा क्यों रो रही थी? खुरम ने बात छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, वैसे ही इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रो रही थी। हीरा ने हैरत से कहा, अच्छा वो अभी कहाँ है? वो आ रही है, बस
मिनट में आ जाएगी। हीरा ने कहा, भाई वैसे तो वो मुझे बता नहीं रही थी, कब से मैं उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन आपको इसने पता नहीं कैसे बता दिया। हलन वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। करम ने संजीदगी से कहा, पता है मुझे, और बार बार इस चीज़ का एहसास ना दिलाया करो। चुपचाप गाड़ी में बैठो। हीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई आप तो हमेशा डांटते ही रहते हैं, कभी प्यार से भी बंदा बात कर लेता है। करम ने कहा, तुम भी फजूल बातें मत किया करो, अगर तुम पागलों वाली बातें करोगी तो आगे से जवाब भी वैसे ही मिलेंगे ना। अच्छा भाई चलें, कुछ खाने के लिए चलते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं। कुछ नहीं खाना, जल्दी चलो, मुझे बार बार मीटिंग के लिए कॉल आ रही है, मुझे ऑफिस जाना है। इसी वक्त नेहा बाहर आ गई। हीरा ने उसे देखा तो फ़ौरन पूछा, क्या हुआ नेहा, तुम रो क्यों रही थी? कुछ नहीं हुआ, हीरा ने इसके कपड़ों की तरफ देख कर पूछा। अच्छा तुमने अपने कपड़े क्यों चेंज किए? नेहा ने जवाब देने से पहले ही करम ने कहा, हीरा तुम्हें हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी है? मैंने बोला तो था, इसके कपड़े ख़राब हो गए थे इसलिए इसने चेंज किए हैं। हीरा ने कहा, अच्छा भाई अभी डांटने लगे ना, मैंने तो वैसे ही पूछा था। करम ने कहा, अच्छा चलो जल्दी आओ, वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है। गाड़ी में बैठने के बाद घर वापस पहुंचे तो दादी ने नेहा को परेशान देखा। दादी ने मोहब्बत से पूछा, क्या हुआ मेरी जान, परेशान क्यों हो? नेहा ने जवाब दिया, नहीं दादी बस वैसे ही। दादी ने गौर से उसे देखा। देखो अगर करम ने तुम्हें कुछ कहा है तो मुझे बताओ। नहीं दादी कुछ नहीं बोला, बस वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मेडिसिन खाओ। नहीं दादी मुझे मेडिसिन नहीं खानी, बस थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अच्छा चलो फिर ठीक है। कुछ देर बाद दादी ने करम को घर आते देखा तो पूछा, करम आज इतनी देर से क्यों आए हो? दादी ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए लेट हो गया। फिर इसने पूछा, क्या मम्मा पापा सो गए हैं? हाँ घर में सब ही सो गए हैं, मैं ही भी सोने जा रही थी लेकिन सोचा तुम्हारा इंतज़ार कर लेती हूँ, आप भी सो जाती। दादी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए होगा तो मैं गर्म कर देती हूँ। करम ने कहा, दादी आप मेरी इतनी फ़िक्र मत किया करें, मैं भी अब बच्चा नहीं रहा। दादी ने मोहब्बत से जवाब दिया, लेकिन मेरे लिए तो तुम बच्चे ही हो ना, मेरे सबसे समझदार बच्चे। फिर मुस्कुराकर बोली, एक हीरा है और एक नेहा, वो तो मेरी लापरवाह बच्ची हैं। करम कुछ सोचते हुए खामोश हो गया। दादी ने पूछा, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं दादी बस वैसे ही। दादी ने मोहब्बत से कहा, अपनी दादी को नहीं बताओगे तो किससे बात बताओगे? बताओ क्यों परेशान हो? करम ने आहिस्ता से कहा, दादी आपको तो पता है कि मैं नेहा को बहुत पसंद करता हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करती और शायद कभी शादी के लिए हाँ भी ना करे। दादी ने समझाते हुए कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, देखो इसके माँ बाप नहीं हैं, कार एक्सीडेंट में ही वो इस दुनिया से चले गए थे, अब सिर्फ हम लोग ही तो हैं इसके पास। तुम दोनों बहन भाई हो और वैसे भी वो तुम्हारे चाचू की बेटी है, हमने उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। जिस तरह हमने हीरा को रखा इसी तरह नेहा को भी रखा, बल्कि हमने तो नेहा को हमेशा बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है। दादी ने मज़ीद कहा, वक़्त आने दो, अभी तो वो सिर्फ सेकंड ईयर में है, जब पढ़ाई मुकम्मल कर लेगी तो मैं ज़रूर इसकी शादी तुमसे कर दूँगी। करम ने परेशानी से कहा, पता नहीं दादी मुझे हर वक्त एक डर लगा रहता है, आपको पता है वो मुझसे नफ़रत करती है। दादी मुस्कुराकर बोली, हाँ तो तुम अगर इतने ज़ोर से डांटोगे और इतना गुस्सा करोगे तो कोई भी तुमसे नाराज़ ही होगा ना। करम ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, तो क्या मैं आपको भी इतना बुरा लगता हूँ? दादी हंस पड़ी, इतने बुरे भी नहीं हो, बस कभी कभी ज़्यादा गुस्सा करते हो। फिर दादी ने कहा, अच्छा बैठो, तुम्हारी पसंद की बिरयानी और चिकन कौरमा बनाया है। अगले दिन नेहा और हीरा यूनिवर्सिटी परेशान थी। हीरा ने नेहा को देखते हुए कहा, नेहा आज मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी, मैंने इतनी दफ़ा तुमसे पूछा लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम क्यों रो रही हो, और जैसे ही भाई तुम्हारे पास गए तुम 2 मिनट में वापस आ गई। वैसे तो तुम भाई से इतनी नफ़रत करती हो। नेहा ने नाराज़गी से कहा, अच्छा अभी चुप हो जाओ, बार बार इस बारे में मुझे बात नहीं करनी। हीरा ने मौजू बदलते हुए पूछा, अच्छा तुमने असाइनमेंट बना ली है? हाँ बना ली है, हीरा ने शरारती अंदाज में कहा। नेहा प्लीज़ मेरी असाइनमेंट बना दो ना, नेहा ने उसे घूरते हुए कहा। हीरा बंदा अपना काम खुद भी कर लेता है, हमेशा मैं तुम्हें असाइनमेंट बना कर देती हूँ। हीरा हंस कर बोली, तो यार एक क्लास में होने का फ़ायदा भी तो यही है ना, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी तो कौन करेगा, वैसे भी तुम मेरी बहन हो, मेरी कज़न हो, मेरी दोस्त हो, सब कुछ हो। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ये तो है, चलो मैं बना देती हूँ, थैंक यू सो मच मेरी जान, कोई बात नहीं। वैसे तुमने अगर कुछ खाना है तो मैं किचन से तुम्हारे लिए ले कर आती हूँ, क्योंकि असाइनमेंट बनाने में 2-3 घंटे तो लग जाएंगे। हीरा ने कहा,
अच्छा ठीक है, कोई भी ठंडी चीज़ ना लेकर आना, लेकिन बाकी अगर कुछ स्नैक्स वगैरह पड़े हुए हैं तो वो ले आना। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अगले दिन खुरम दोनों को कॉलेज छोड़ने के लिए गाड़ी में ले जा रहा था। खुरम ने नाराज़गी से कहा, आज तुम दोनों की वजह से फिर मैं ऑफिस से लेट हो गया हूँ। हीरा ने फ़ौरन जवाब दिया, भाई हमने आपको कब कहा है कि आप हमें लेने और कॉलेज छोड़ने आए? हमने तो आपको कितनी दफ़ा बोला है कि आप ऑफिस चले जाया करें, हम दोनों रिक्शे पर चले जाएंगी। वैसे भी घर में ड्राइवर और गाड़ी तो होती है ना। खुरम ने कहा, अच्छा अभी बातें ना करो, चुपचाप गाड़ी में बैठो। फिर इसने पूछा, तुम दोनों की पढ़ाई कैसी जा रही है? हीरा ने जवाब दिया, जी भाई हम दोनों की स्टडी अच्छी जा रही है। नेहा ने फ़ौरन कहा, वो तो जब मार्क्स आएंगे और रिज़ल्ट आएगा तब ही पता चलेगा। हीरा ने कहा, भाई वैसे भी तो हम लोग अच्छे मार्क्स लेते हैं, आप तो वैसे ही हमें डांटते रहते हैं। करम ने कहा, अच्छा ध्यान से जाना, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ भाई। कॉलेज की गेट पर पहुंचने के बाद हीरा ने नेहा को रोका। नेहा मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ करो। हीरा ने कहा, हाँ यार मैं कुछ दिनों से एक बात नोट कर रही हूँ। जो 4th ईयर का लड़का है ना उमर, वो तुम्हें बहुत गौर से देखता है। नेहा ने हैरत से पूछा, कौन उमर? मैं तो किसी उमर को नहीं जानती। हीरा हंसकर बोली, तुम किताबों से बाहर निकलो तो तुम्हें पता चले ना कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। नेहा ने उसे घूरा। हीरा ने मज़ीद कहा, देखो इसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत है, वो तुम्हें बहुत मोहब्बत से देखता है, शायद वो तुम्हें पसंद करता है। वैसे भी तुम इतनी प्यारी हो। नेहा ने फ़ौरन कहा, यार इस तरह की फजूल बातें मेरे साथ मत किया करो, मैंने कितनी दफ़ा तुम्हें मना किया है। हीरा ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा अगर तुमसे ये बातें नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? फिर वो कुछ देर खामोश रही और बोली, वैसे एक बात बताओ। हाँ बोलो। हीरा ने शरारती अंदाज में कहा, मुझे लगता है मेरा भाई भी तुम्हें पसंद करता है। नेहा ने हैरत और गुस्से से कहा, तुम्हारा भाई? मेरा दिमाग मत खुलाओ, तुम्हारा भाई और मेरा आपस में कोई जोड़ नहीं है। हीरा ने कहा, मैं तो इस बारे में सोचना भी पसंद नहीं करूँगी, चाहे तुम्हारा भाई इस दुनिया का आखिरी लड़का ही क्यों ना हो। हीरा खामोश हो गई, लेकिन इसके चेहरे पर अब भी शरारती सी मुस्कुराहट थी। नेहा ने उसे घूर कर देखा और कहा, और अब चलो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। हीरा ने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा चलते हैं, लेकिन मैं ये बात अभी नहीं भूली। नेहा ने सर हिलाते हुए कहा, तुम वाकई बहुत तंग करती हो। दोनों हंसती हुई कॉलेज के अंदर चले गई, मगर नेहा के दिल में हीरा की आखिरी बात कहीं ना कहीं ठहर गई थी। तो कभी शादी नहीं करोगी? मैं तो सोचती हूँ जिससे तुम्हारी भाई की शादी होगी वो लड़की तो बेचारी होगी, मुझे तो इस पर बहुत तरस आएगा। तुम्हें क्यों तरस आएगा? कल को अगर तुम ही वो लड़की बन गई तो? नहीं, मैं कभी भी वो लड़की नहीं बनूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम्हारे भाई के साथ मैं 10 मिनट नहीं गुजार सकती, पूरी ज़िंदगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा चलो मेरे भाई को छोड़ो, उम्र के बारे में तो सोचो। यार मुझे अभी इन चीज़ों में नहीं पड़ना, वैसे भी मुझे अपने पाँव पर खड़ा होना है। बेशक सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी में खुद कुछ करूँ, खुद पैसे कमाऊँ, अपने पाँव पर खड़ी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, लेकिन इस बारे में भी ज़रूर सोचना। यार मुझे इस बारे में भी कुछ नहीं सोचना, और तुम भी अपनी स्टडी पर फोकस करो। कुछ देर बाद हीरा ने शरारती अंदाज में कहा, क्या कर रही हो? आज भी तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? यार नहीं, दिमाग में क्या चलना है, वैसे ना मुझे बाई का रूम बहुत पसंद है, और वैसे भी बाई तो आज आएंगे नहीं, घर से कहीं गए हुए हैं, तो चलो आज हम बाई के रूम में ही सो जाते हैं। नेहा ने फ़ौरन मना किया, ऐसे कैसे हम इनके रूम में सो सकते हैं, और वैसे अगर वो कमरे में आ गए तो बहुत डांटेंगे। हीरा हंस कर बोली, यार मुझे पता है आज उन्होंने नहीं आना, मैंने दादी से बात करते हुए सुना था उन्हें, उन्होंने खुद बोला है कि आज वो नहीं आएंगे, उन्हें कोई ज़रूरी काम था। लेकिन यार हीरा, अगर वो आ गए तो बहुत बुरा करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ, वैसे भी इनकी LCD बहुत अच्छी है और इनका रूम भी बहुत पसंद है। चलो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं, वैसे भी सुबह इतवार है, मज़ा आएगा। नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम भी ना यार, अगर बेइज्जती हुई ना तो मैं सब बता दूंगी कि ये तुम्हारा ही आइडिया था। चलो ठीक है, बता देना। दोनों कमरे में चले गई, और कुछ देर बाद हीरा ने अचानक कहा, हाँ मुझे लगता है दरवाजे पर कोई है। नेहा ने करवट बदलते हुए कहा, यार सोने दो ना, रात के 2 बज गए हैं। हीरा ने गौर से सुना, यार देखो ना, लगता है कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है।
इसी वक्त बाहर से खुरम की आवाज़ आई, जी कौन? फिर वो कदरे सख्त लहजे में बोला, ओ तो तुम दोनों की बच्ची हीरा, दरवाज़ा खोलो। पिछले 10 मिनट से मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, लेकिन तुम दरवाज़ा नहीं खोल रही। हीरा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। करम ने दोनों को देखकर हैरत से पूछा, तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हीरा घबरा गई। भाई वो ये तो नेहा का आइडिया था। ये कह रही थी कि आज आपके रूम में सो जाते हैं, और वैसे भी आपने नहीं आना था। खुरम ने गुस्से से कहा, क्यों तुम दोनों का अपना कमरा नहीं है जो मुंह उठाकर मेरे कमरे में चली आई हो? और वैसे भी किसी की इजाज़त के बगैर इसके कमरे में नहीं आते। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं इतना थका हुआ था और ऊपर से 10 मिनट से खड़ा हूँ। तुम लोगों से दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा था। हीरा ने कहा, अच्छा भाई, मैं बस जा रही हूँ। खुरम ने सख्ती से कहा, अच्छा मेरी शक्ल क्या देख रही हो? अभी जाओ यहाँ से। हीरा जल्दी से वहाँ निकल गई। नेहा खामोशी से खड़ी रही। खुरम ने पूछा, तुम क्यों खड़ी हो? अपने कमरे में नहीं जा सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर मैंने तुम्हें किसने इजाज़त दी कि इस वक्त मेरे कमरे में रुको? तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा कमरा है? नेहा ने आहिस्ता से कहा, सॉरी, मुझे तो हीरा ने बोला था, इसलिए मैं इसके साथ आपके रूम में आ गई। अब जाओ, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मुझे सोना है। जी मैं बस जा रही हूँ। खुरम गुस्से में बुड़बुड़ाया, हीरा की बच्ची छोड़ूंगा नहीं उसे बाहर। हीरा नेहा का इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ? नेहा ने उससे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। करवा ली बेइज्जती भाई से। हीरा ने मुंह बनाकर कहा, यार मुझे क्या पता था कि भाई शैतान की तरह टपक पड़ेंगे। अच्छा, अभी जो बेइज्जती हुई है वो हो गई है ना? हीरा हंस पड़ी। वैसे मेरी कौन सी अकेली की बेइज्जती हुई है? तुम्हारी कौन सी अकेली की हुई है? मेरी भी तो हुई है ना। अच्छा चलो अब कमरे में चलते हैं। वैसे भी बहुत बेइज्जती हो गई। अगली सुबह घर में दादी और फरजाना आपस में बात कर रही थी। दादी ने कहा, फरजाना मुझे तुमसे बात करनी थी। जी माँ जी, करें। क्या बात कर रही हैं? देखो नेहा अभी बड़ी हो रही है, और खुरम भी। हम सब यही चाहते हैं कि कल को इसकी शादी किसी अच्छे घर में हो। वो इतनी अच्छी और समझदार बेटी है, तो क्यों ना हम खुरम के साथ ही इसकी शादी कर दें। फरजाना ने फ़ौरन कहा, माँ जी आपने आज तो ये बात कर दी है, आइंदा से मत कीजिएगा। मैं मानती हूँ कि नेहा अच्छी बच्ची है, लेकिन मैं अपने खुरम के लिए कभी भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ। एक ही तो मेरा बेटा है, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि खुरम की शादी नेहा के साथ हो। दादी ने समझाते हुए कहा, लेकिन फरजाना तुम इस बारे में सोचो तो सही। नेहा अच्छी बच्ची है। कल को अगर कोई ऐसी वैसी लड़की आ गई तो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा बेटा भी जाता रहेगा, और ये तो हमारी आंखों देखी बच्ची है। फरजाना ने दो टोक अंदाज में कहा, नहीं माँ जी, मैंने हमेशा आपकी सारी बातें मानी हैं, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं मानूंगी। कुछ देर बाद हीरा नीचे से ऊपर आई। दादी, नीचे कौन आया हुआ है? दादी ने पूछा। कौन आया है? मुझे नहीं पता। एक आंटी और एक अंकल हैं, और साथ में कोई लड़का भी है। लड़का? मैंने लड़के को तो नहीं देखा, लेकिन आंटी अंकल को देखा है। पता नहीं क्यों आए हैं। अच्छा, तुम्हारे मम्मा पापा किधर हैं? कहाँ हैं? वो तो नीचे हॉल में हैं। अच्छा, मैं जाकर देखती हूँ। नीचे हॉल में चंद मेहमान बैठे थे। खुरम ने आकर पूछा, जी ये कौन है? दादी ने कहा, ये मेरा पोता है खुरम। मेहमान ने मुस्कुराकर कहा, मिलकर खुशी हुई आपसे। खुरम ने जवाब दिया, हमें भी, लेकिन शायद मैं आपसे पहली दफ़ा मिला हूँ। खैरियत तो है? मेहमान ने कहा, जी बेटा, सब खैरियत है। ये हमारा बेटा उमर है। शायद आप लोग हमें नहीं जानते। फिर उमर के वालिद ने बात जारी रखते हुए कहा, पिछले 3 सालों से ये हमारे पीछे पड़ा हुआ था कि मेरा रिश्ता लेकर जाओ, मेरा रिश्ता लेकर जाओ, लेकिन हम कहते थे कि अभी तुम्हारी स्टडी मुकम्मल नहीं हुई। अभी इसकी स्टडी मुकम्मल हो गई है, इसलिए हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से करना चाहते हैं। घर वालों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। आप किसकी बात कर रहे हैं? हमारे घर में 2 बेटियां हैं, एक हीरा और एक नेहा। जी हम नेहा की बात कर रहे हैं। वो बहुत प्यारी बच्ची है। हम इससे कभी मिले तो नहीं, लेकिन इसकी तस्वीरें देखी हैं। दादी ने कहा, लेकिन हम ऐसे अचानक कैसे हाँ कर सकते हैं? उमर के वालिद ने कहा,
जी हम समझ सकते हैं कि अचानक हम आपको बताए बगैर आ गए, लेकिन हम इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारा बेटा आपकी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। बाकी बच्ची हमें इस बच्ची के बारे में सब पता है। इसके माँ बाप जब वो बहुत छोटी थी तब ही इस दुनिया से चले गए थे और आप लोगों ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। फिर उन्होंने उमर की तरफ देख कर कहा, हमारा इकलौता बेटा है, पढ़ा लिखा है और बहुत मेहनती है। हमारी यही ख्वाहिश है कि हम नेहा को अपने घर की बहू बनाएं। हमें अपने बेटे से ज़्यादा अजीज़ कोई नहीं। और वो काफ़ी अरसे से कह रहा था कि मम्मा पापा इनके घर रिश्ता लेकर जाएं, लेकिन तब हम नहीं मान रहे थे क्योंकि हम चाहते थे कि वो पहले अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। उन्होंने मज़ीद कहा, बेशक इसके बाबा बिजनेसमैन हैं और मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बेटा खुद अपने पाँव पर खड़ा हो। दादी ने कहा, जी हमें बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा, लेकिन अभी हम अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। उमर के वालिद ने मुस्कुरा कर कहा, जी हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हमें खाली हाथ मत भेजिएगा। अभी आप लोग रिश्ता पक्का कर दे, शादी बाद में कर दीजिएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। इसी दौरान करम ने दादी से कहा, दादी मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा करम, तुम जाओ कमरे में, मैं आती हूँ। कमरे में पहुंचकर खुरम ने परेशानी से कहा, दादी मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मेरा रिश्ता नेहा के साथ कर दें। देख लिया आपने, अब ये लोग रिश्ता लेकर आ गए हैं। आप प्लीज़ इन्हें फ़ौरन मना कर दें और कहे कि यहाँ से चले जाए। दादी ने हैरत से कहा, कैसी बातें कर रहे हो खुरम, मैं कैसे उन्हें मना कर सकती हूँ। एक तो इतना अच्छा रिश्ता है और दूसरा रिश्ता ना करने की कोई वजह भी नहीं है। मुझे तो लगता है तुम्हारा मम्मा पापा आज हाँ करके ही उन्हें भेजेंगे। फिर दादी ने आहिस्ता से कहा, वैसे भी तुम्हारी माँ से मैंने कल बात की थी। वो चाहती है कि तुम्हारी नेहा के साथ कभी शादी ना हो। अब मुझे बताओ फिर मैं क्या करूँ। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन तुम्हारी माँ इस रिश्ते के हक़ में नहीं है। खुरम ने कहा, दादी लेकिन आप तो जानती है कि मैं बचपन से उसे पसंद करता हूँ। दादी ने प्यार से कहा, मेरी जान, तुम किस्मत से या किसी से नहीं लड़ सकते। वो हमारे घर की बच्ची है, हमारा फ़र्ज़ है कि उससे अच्छे हाथों में दें। रोज़ रोज़ ऐसे रिश्ते नहीं आते। खुरम ने उदासी से कहा, लेकिन दादी आपको मेरी ज़रा फ़िक्र नहीं है। दादी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी माँ से बात की है, तुम्हारे बाप से बात की है और नेहा को भी समझाया था, लेकिन अगर कोई भी इस शादी के हक़ में नहीं है तो हम किसी पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। फिर दादी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अच्छा मेरी जान, अभी परेशान ना हो। अगर नेहा तुम्हारी किस्मत में लिखी होगी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अगर किस्मत में नहीं है तो इंसान हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से हासिल नहीं कर सकता। खुरम खामोश हो गया। दादी ने इसके सर पर हाथ रखा। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बाहर से आवाज़ है, जी आप लोग आ गए। खुरम ने फ़ौरन जवाब पूछा, जी माँ जी आप बताएं आपने क्या फ़ैसला किया है। फरजाना ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, ठीक है बेटा, हमें ये रिश्ता कबूल है, लेकिन हम अभी इन दोनों की मंगनी कर लेते हैं और शादी 1 साल के बाद ही करेंगे। तब तक नेहा भी अपनी एफएससी मुकम्मल कर लेगी। फिर उन्होंने उमर के वालिदैन की तरफ देखते हुए कहा, और अगर वो आगे पढ़ना चाहेगी तो आपको उसे पढ़ाना होगा। उमर के वालिद ने फ़ौरन जवाब दिया, जी जी माँ जी, हम तो खुद ही पढ़े लिखे ख़ानदान से हैं। अगर नेहा पढ़ना चाहेगी तो हम उसे रोकेंगे नहीं। ये सुनकर दादी ने नेहा को अपने पास बुलाया। नेहा बेटा इधर आओ। नेहा दादी के पास आकर बैठ गई। दादी आपने मुझे बुलाया। दादी ने इसका हाथ थाम लिया। मेरी जान, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी दादी, क्या बात है। दादी ने नरमी से कहा, बेटा तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। नेहा ये सुनकर हैरान हो गई, लेकिन दादी आपने मुझसे पूछा नहीं। पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ। सर पर हाथ दिया दादी ने। मेरी जान, मैं तुम्हें रोक नहीं रही और ना ही तुम्हें कोई रोक रहा है, लेकिन देखो अभी मैं ज़िंदा हूँ। अगर तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा होते तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी, लेकिन तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो। दादी की आवाज़ में जज्बात आ गए। जब तुम्हारी माँ बाप इस दुनिया से गए थे तो उन्होंने मुझसे यही वादा लिया था कि मैं तुम्हें कल को एक अच्छे हाथों में दूँ। बेटा मेरी ज़िंदगी का भी तो कुछ पता नहीं है। बेशक सब तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो, इसलिए मैंने ये रिश्ता पक्का किया है। नेहा खामोशी से दादी की बात सुनती रही। दादी ने मज़ीद कहा, वो लोग बहुत अच्छे हैं और तुमसे बहुत प्यार करेंगे, तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। इससे ज़्यादा परेशान ना हो। नेहा ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन दादी मैं अभी शादी करने के हक़ में नहीं हूँ। दादी ने समझाते हुए कहा, बेटा कुछ चीज़ें इंसान को वक़्त के साथ कबूल करनी पड़ती है। ये रिश्ता भी तुम वक़्त के साथ कबूल कर लोगी। फिर दादी ने कहा, और रही बात उमर की, तो वो बहुत अच्छा लड़का है और तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। पिछले 3 सालों से वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन आज तक इसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी या गलत हरकत नहीं की, इसलिए मुझे वो लड़का अच्छा लगा। नेहा कुछ ना बोली। दादी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा,
اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو۔ اسی دوران ہیرا نے دادی سے پوچھا، دادی بھائی گھر نہیں آئے، اتنا وقت ہو گیا ہے؟ دادی نے جواب دیا، نہیں ابھی تک نہیں آئے۔ ہیرا نے پریشانی سے کہا، ان کا فون بھی بند ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ کتنی دفعہ میں نے انہیں فون کیا ہے لیکن فون نہیں اٹھا رہے۔ دادی نے کہا، اچھا تم کسی کو کہنا مت ورنہ اس کے ماں باپ پریشان ہو جائیں گے، تھوڑی دیر تک انتظار کرتے ہیں، پھر میں ڈرائیور کو بھیجتی ہوں کہ جا کر اسے ڈھونڈ کر لائے۔ جی دادی، لیکن یہ جا کہاں سکتا ہے؟ اچھا نیہا پریشان نہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں ہو گئے۔ جاؤ تم سو جاؤ، صبح تم نے کالج بھی جانا ہے۔ جی دادی۔ رات کافی گزر چکی تھی، خرم ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف وہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کا دوست اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خرم، کیا تمہارا صبح جانا ضروری ہے؟ خرم نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے دوست نے کہا، دیکھو صبح نیہا کی منگنی ہے، منگنی تک تو رک جاؤ، منگنی دیکھ کر شام کو چلے جانا۔ خرم نے افسردگی سے کہا، نہیں میں شام کو نہیں جاؤں گا، مجھے صبح ہی جانا ہے۔ لیکن کیوں؟ خرم نے گہری سانس لی۔ یار میں نے زندگی میں صرف ایک لڑکی سے محبت کی تھی اور وہ نیہا ہے، لیکن گھر والوں نے اس کا رشتہ پکا کر دیا ہے اور یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اس کا دوست کچھ دیر خاموش رہا۔ خرم نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں، میرا اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ میں جاؤں اور اس کا سامنا کروں۔ دوست نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو خرم، کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اسے بچپن سے پیار کرتے ہو، ہمیشہ تم نے یہی کوشش کی کہ جب وہ بڑی ہوگی تو تمہاری اس سے شادی ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو، لیکن آہستہ آہستہ یہ زخم کم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو تم اپنا فیوچر خراب نہ کرو، اپنے کیریئر پر فوکس کرو، تم اتنے اچھے بزنس مین ہو، اتنا اچھا کماتے ہو، تمہیں ضرور کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی۔ خرم نے اداسی سے مسکرا کر کہا، ریئل؟ میں مانتا ہوں مجھے ضرور کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی، لیکن نیہا تو نہیں ملے گی نا؟ اس کے دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا چل، تیری دادی بار بار مجھے فون کر رہی ہے کہ تمہیں لے کر گھر آؤں، رات کے 3 بج گئے ہیں، وہ پریشان ہو رہی ہیں اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تجھے تھوڑی دیر تک لے کر آتا ہوں، اس لیے خود کو سنبھالو اور گھر چل، اپنی دادی کے لیے مزید مشکل نہ پیدا کر۔ خرم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے زندگی میں مضبوط بننا ہی پڑے گا اور مجھے نیہا کو بلانا ہی پڑے گا۔ ہاں بالکل صحیح، اب چل گھر چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد دونوں گھر پہنچ گئے۔ دادی دروازے پر ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ دادی نے خرم کو دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ تھینک یو بیٹا کہ تم خرم کو گھر لے آئے، اس کے دوست نے کہا، کوئی بات نہیں دادی۔ دادی نے خرم کو غور سے دیکھا۔ خرم، کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ تجھے ذرا خیال نہیں ہے میرا؟ اگر تیرے ماں باپ کو پتہ چلے تو ان پر کیا بیتے گی؟ کچھ تو ان کا اور میرا ہی لحاظ کر لے۔ خرم نے دادی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، دادی آپ پریشان نہ ہو، آج کے بعد آپ مجھے اس حالت میں نہیں دیکھیں گے۔ پھر اس نے کہا، اور ویسے بھی میں جا رہا ہوں یہ ملک چھوڑ کر۔ دادی حیرت سے بولی، ایسے کیسے تو جا سکتا ہے بیٹا، ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے۔ خرم نے کہا، دادی مجھے بہت اچھی آفر ملی ہے UK میں اور میں وہاں اپنا بزنس کھولنا چاہتا ہوں۔ دادی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ خرم نے اپنی بات جاری رکھی، اور دادی ویسے بھی میں ایک ہی گھر میں رہ کر نیہا کو اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کے پوتے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے پیار کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھے۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خرم نے کہا، اس لیے دادی میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا، جب نیہا کی شادی ہو جائے گی تو میں آ جاؤں گا، لیکن ابھی مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ دادی نے پریشانی سے کہا، لیکن بیٹا تو یہ غلط کر رہا ہے۔ خرم نے کہا، دادی پلیز آپ کو میری بات ماننی ہوگی، نیہا کے معاملے میں نے آپ سب کی بات مانی اور آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ میرا دل جیسے پھٹ جائے گا، لیکن پھر بھی میں سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ پھر اس نے دادی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، لیکن پلیز آپ سے یہی درخواست ہے کہ مجھے جانے دیں۔ دادی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اچھا میری جان ابھی سو جا، صبح اس بارے میں بات کریں گے۔ خرم نے فوراً کہا، دادی صبح بات نہیں کریں گے، پرسوں میری فلائٹ ہے، میں نے ٹکٹ کروا لی ہے اور اب میں ضرور باہر جاؤں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، جب مجھے لگے گا کہ میں اب بہتر محسوس کر رہا ہوں اور میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہوں تو میں واپس آ جاؤں گا، یہ وعدہ رہا میرا آپ سے۔ دادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ خرم نے پریشانی سے کہا، دادی آپ رو رہی ہیں؟ دادی نے فوراً آنسو صاف کیے، نہیں میری جان، بس ایسے ہی۔ اگلی صبح ہیرا نے دادی سے پوچھا، ہیرا تم نے آج کالج نہیں جانا؟ نیہا تو چلے گئی ہے۔
ہیرا نے کہا جی دادی میں بھی ابھی جاتی ہوں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر دادی کے پاس بیٹھ گئی۔ دادی آپ سے ایک بات کہوں؟ ہاں میری جان بولو، ہیرا نے اداسی سے کہا۔ دادی میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ نیہا میری بھابھی بنے گی، لیکن شاید ایسا ممکن نہیں ہے۔ دادی خاموش رہی۔ ہیرا نے کہا دادی آپ کو پتہ ہے بھائی روز نیہا کو یاد کرتے ہیں، روز روتے ہیں۔ 2 دن ہو گئے ہیں وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا رہے۔ مجھے لگتا ہے دادی ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ دادی نے آہستہ سے کہا ہیرا مجھے بھی یہی لگتا ہے، لیکن خرم کو وقت ملے گا تو آہستہ آہستہ وہ بہتر ہو جائے گا۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے میری جان۔ ہیرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا جی دادی آپ شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید بائی کا UK جانا ہی سب کے لیے بہتر ہے۔ ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ پھر دادی نے کہا اچھا تم پریشان نہ ہو، مجھے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے جانا ہے تو کیا میرے ساتھ چلو گی؟ نیہا کی مہندی ہے، کل منگنی ہے، کل کچھ چیزیں لینی ہے۔ میں نے نیہا کو بولا تھا کہ کالج سے چھٹی کر لے، لیکن اس نے نہیں کی۔ ہیرا نے فوراً کہا جی دادی میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، جو سامان چاہیے ہم مل کر لے آتے ہیں۔ دادی مسکرا کر بولی میری بچی تو بڑی سمجھدار ہو گئی ہے۔ ہیرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہاں دادی سمجھدار تو بننا پڑے گا نا۔ چلو پھر آ جاؤ، میں باہر ہی کھڑی ہوں۔ جی دادی بس میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ دادی نے کچھ دیر بعد خرم کو دیکھا تو پوچھا خرم کیا تمہارا صبح جانا ضروری ہے؟ دیکھو صبح نیہا کی منگنی ہے، منگنی تک تو رک جاؤ، منگنی دیکھ کر شام کو چلے جانا۔ خرم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا نہیں دادی میں شام کو نہیں جاؤں گا، مجھے صبح ہی جانا ہے۔ دادی نے پوچھا لیکن کیوں؟ خرم نے کہا میری صبح فلائٹ ہے۔ دادی نے سمجھاتے ہوئے کہا دیکھو سیکنڈ ٹائم کی فلائٹ بک کر لو، میں 10 بجے ہی جاؤں گا، ویسے بھی مجھ سے یہ نہیں دیکھا جائے گا نیہا کی منگنی کسی اور سے ہو رہی ہے۔ دادی نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا چلو میری جان اچھا سوچ۔ پھر دادی نے افسردگی سے کہا بہت وقت ہو گیا ہے، آج ویسے بھی تیرا اس گھر میں آخری رات ہے۔ ہیرا نے دادی کو روتے ہوئے دیکھا تو بولی دادی آپ رونا تو بند کریں۔ کرم نے ہیرا کی طرف دیکھا بھائی آپ جا رہے ہیں؟ ہاں ہیرا 1 گھنٹے تک میری فلائٹ ہے، میں جا رہا ہوں۔ اتنے میں ہیرا نے کہا بھائی نیہا آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ کرم نے چونک کر پوچھا کیوں، سب خیریت تو ہے؟ ہاں بھائی سب خیریت ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ اچھا جاؤ میں آتا ہوں 5 منٹ تک۔ جی بھائی۔ ہیرا وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نیہا نے دروازے کے باہر سے آواز دی کیا میں کمرے میں آ سکتی ہوں؟ کرم نے جواب دیا جی ضرور آئے۔ نیہا اندر آئی اور کچھ دیر خاموش کھڑی رہی۔ کرم نے پوچھا کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نیہا نے فوراً کہا نہیں۔ کرم نے کہا بھلا میں تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ نیہا نے دھیمی آواز میں کہا لیکن مجھے تو لگ یہی رہا ہے، تمہیں ویسے ہی لگ رہا ہوگا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ نیہا نے کہا اگر آپ میری کوئی حرکت یا میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ کرم نے جواب دیا جب کوئی بات بری لگی نہیں تو معذرت کرنا، ابھی تو مجھے کوئی بات بری نہیں لگی۔ نیہا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی مجھے لگتا ہے شاید اب میری وجہ سے آپ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کرم نے فوراً پوچھا تم سے کس نے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ نہیں بس میرے دل میں آیا تھا۔ اپنے ذہن کم استعمال کیا کرو نیہا، اور ویسے بھی آج تمہاری منگنی ہے تمہیں اپنے فنکشن پر دھیان دینا چاہیے، مجھ پر نہیں۔ پھر وہ کچھ دیر خاموش رہا اور بولا ویسے بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ تم جہاں بھی رہو خوش رہو۔ اس نے نیہا کو دیکھ کر کہا ویسے تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نیہا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہاں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں آج بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ کرم نے پوچھا کیا تم خوش نہیں ہو؟ نیہا نے دھیرے سے جواب دیا مجھے نہیں پتا کہ میں خوش ہوں یا نہیں، جب دادی کو دیکھتی ہوں تو وہ ہمیشہ یہی کہتی ہے کہ میرا فرض تھا اور میں اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جاؤں گی، انہیں خوش دیکھ کر مجھے تھوڑی خوشی ہوتی ہے۔ کرم نے آہستہ سے کہا چلو کوئی تو ہے جسے اس کی خوشی ملی۔ پھر اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اچھا مجھے جانا ہوگا، میری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے۔ نیہا نے فوراً کہا آپ میرا فنکشن تو اٹینڈ کر لیں، شام کو چلی جائیے گا۔ نہیں فلائٹ ابھی ہے تو شام کو کیسے جا سکتا ہوں؟ کرم نے جاتے ہوئے کہا اپنا دھیان رکھنا نیہا۔ پھر کچھ سوچ کر بولا ایک بات کہوں؟ جی کہیں۔ کیا میں تمہاری ایک تصویر لے سکتا ہوں؟ نیہا نے حیرت سے پوچھا کیا تصویر لینا ضروری ہے؟ نہیں بس ویسے ہی دل میں بات آئی تو کہہ دیا، اگر تم نہیں دینا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ نیہا نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ میرے کزن ہے اور اگر آپ میری تصویر بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں۔ ابھی آئی ہوں، ہیرا نے کہا۔ جب ہم نیہا کی تصویر لے رہے تھے تب آپ کو دادی بلا رہی تھی۔ کرم نے کہا اچھا چلو میں دادی مما پاپا
کو बाय करके रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना और ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक फ़ोन करना। नेहा ने अपनी एफएससी मुकम्मल कर ली। इधर खुरम भी अपने काम में बहुत मसरूफ़ हो गया। वो कई दिन घर फ़ोन नहीं करता था, लेकिन दादी अक्सर इससे बात करती रहती थी। जब भी वो दादी उससे फ़ोन करती, वो हमेशा नेहा के बारे में ज़रूर पूछता। इसी दौरान नेहा के ससुराल वालों ने शादी के लिए ज़ोर देना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि अब वो ज़्यादा देर करना मुनासिब नहीं, इसलिए घर वालों को इनकी बात मानना पड़ी। तकरीबन 6 माह बाद उमर और नेहा की शादी हो गई। उमर बहुत अच्छा लड़का था और नेहा का बहुत ख्याल रखता था। इसने हमेशा नेहा का साथ दिया। एक दिन नेहा ने उमर से कहा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ। उमर ने उसे मना करने की बजाय इसका साथ दिया, बल्कि खुद यूनिवर्सिटी जाकर इसका एडमिशन करवाया। सभी बहुत खुश थे क्योंकि ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी, लेकिन खुर्रम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं था। वो आज भी नेहा की तस्वीर देखता, इस तस्वीर से दिल ही दिल में बातें करता और उसे याद करता रहता। वो अक्सर अल्लाह से दुआ करता, काश नेहा मेरी किस्मत में लिखी होती, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वक़्त आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज़ी से गुज़रता गया। नेहा माँ बनने वाली थी और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। जब घर वालों को ये खबर मिली तो सब बहुत खुश हुए। हीरा ने खुर्रम को फ़ोन किया और उससे बताया, भाई नेहा माँ बनने वाली है। खुर्रम ये सुनकर नेहा के लिए खुश हुआ, लेकिन दिल में एक अजीब सी हसरत और दुख भी पैदा हुआ। इसने मगर किसी के सामने अपने जज्बात ज़ाहिर ना किए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उमर घर आया, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। नेहा ने परेशानी से कहा, आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप करवा लें। उमर ने कहा, पता नहीं क्यों सीने में दर्द हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाएगा। वैसे भी कभी कभी दर्द होता है। नेहा ने कहा, आप बस बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही नेहा किचन में पानी लेने गई, वापस आकर देखा तो उमर ज़मीन पर गिरा हुआ था। नेहा ने घबरा कर आवाज़ लगाई। घर वाले फौरी तौर पर उमर को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उमर का इंतकाल हो गया। ये दुख सबके लिए बहुत मुश्किल था, खास तौर पर नेहा के लिए, क्योंकि वो हामला थी। उमर के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उमर इनका इकलौता बेटा था और बहुत अच्छा इंसान था। ये सदमा पूरी ज़िंदगी के लिए सबके दिलों में रह गया। नेहा ने इद्दत पूरी की, जिसके बाद दादी उसे वापस अपने घर ले आई, क्योंकि नेहा की तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। सब यही समझते थे कि अगर वो इसी घर में रहे तो शायद इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी और वो इन यादों से निकल नहीं पाएगी, इसलिए सब उसे वापस घर ले आए। खुर्रम को इन सब बातों का कुछ पता नहीं था, क्योंकि दादी ने सख्ती से मना किया था कि खुर्रम को कुछ भी ना बताया जाए। दादी का कहना था, वो परदेश में रहता है, हम सब तो यहाँ इस दुख का सामना कर लेंगे, लेकिन वो अकेला वहाँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए घर में से किसी ने भी खुर्रम को कुछ नहीं बताया। एक दिन नेहा सहन में बैठी पौधों को पानी दे रही थी कि उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। इसने देखा कि एक शख्स चश्मा लगाए गाड़ी से नीचे उतर रहा है। वो इसके पास आकर खड़ा हो गया। नेहा ने नज़रें उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि खुर्रम था। खुर्रम ने नेहा को पहली दफ़ा इतनी दुखी हालत में देखा था, उसे देखता ही रह गया। नेहा कुछ बदली बदली लग रही थी। इसका चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों के नीचे हल्के थे और ऐसा लगता था जैसे वो बहुत रोई हो। खुर्रम ने नेहा से सलाम दुआ की और सीधा दादी के कमरे में चला गया, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो नेहा से सवाल करेगा तो शायद वो इस हालत में नहीं होगी कि उसे हर सवाल का जवाब दे सके। खुर्रम दादी के कमरे में पहुंचा। दादी खुर्रम को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन सलाम दुआ के बाद फ़ौरन इसने पूछा, दादी नेहा को क्या हो गया है? वो तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, क्या हुआ है उसे? दादी ने उसे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर खुर्रम को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहता था कि नेहा अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिले। इसके बाद नेहा के लिए इसके दिल में हमदर्दी और मोहब्बत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। वो हर वक्त इसका ख्याल रखने की कोशिश करता, लेकिन नेहा हमेशा इससे दूर रहने की कोशिश करती। इधर उमर के घर वाले भी पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इस घर में मज़ीद नहीं रह पाएंगे। इस घर में उन्हें अपने बेटे की यादें बहुत सताती थी। जाने से पहले वो आखिरी बार नेहा से मिलने आए और उससे कहा, बेटा, ज़िंदगी में तुम जो भी फ़ैसला करोगी, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और रही बात इस बच्चे की, तो हमारे लिए यही काफ़ी है कि इस बच्चे की माँ तुम हो, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और हमें यकीन है कि तुम हमारे बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत करोगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। उन्होंने मज़ीद कहा, हम जब भी पाकिस्तान आएंगे ज़रूर तुमसे मिलने आएंगे। ये बात सोचना कि अब हमारा बेटा नहीं रहा तो तुम्हारा और हमारा रिश्ता भी ख़त्म हो गया है।
یہ باتیں سن کر سارے گھر والے بہت پریشان ہو گئے اور نیہا رونے لگی۔ سب نے اسے بہت دلاسا دیا۔ جانے کے وقت عمر کے گھر والوں نے نیہا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، نیہا زندگی میں آگے ضرور بڑھنا، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، صرف 22 سال کی ہو اور زندگی بہت لمبی ہے، اس لیے میری جان، زندگی میں کبھی بھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، ایک جگہ ٹھہری مت رہنا، زندگی میں آگے بڑھنا۔ پھر انہوں نے کہا، اور اگر کبھی تمہیں مناسب لگے تو مستقبل میں دوبارہ شادی کے بارے میں بھی سوچ لینا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی خوشی سے گزارو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ دادی اور گھر والوں نے اس دن کے بعد کبھی بھی نیہا کو اکیلے نہیں سمجھا۔ زندگی آہستہ آہستہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے لگی۔ اسی دوران خرم کی ماں کا رویہ بھی نیہا کے لیے بدل گیا۔ جب سے نیہا شادی کر کے اس گھر سے گئی تھی، انہیں اس کی بہت یاد آتی تھی۔ اب انہیں بار بار یہ خیال آتا تھا، کاش ہم نے نیہا کو اپنی بہو بنا لیا ہوتا، کیونکہ جب بھی وہ خرم سے شادی کی بات کرتی تو خرم یہی کہتا، اگر میری شادی نیہا سے نہیں ہوئی تو میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ یہ بات انہیں ہمیشہ پریشان کرتی تھی۔ اب نیہا دوبارہ اسی گھر میں تھی اور سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ نیہا کی ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا، اس لیے سب نے بچے کے لیے بہت سی چیزیں خریدنا شروع کر دی۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا اور سب اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب بچہ ان کی گود میں آئے گا۔ خرم بھی جب کام کے سلسلے میں باہر جاتا تو ہم بچے کے لیے کھلونے، چھوٹے چھوٹے کپڑے اور دوسری ضروری چیزیں لے کر آتا، سب اسے دیکھ کر خوش ہوتے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب نیہا کی طبیعت خراب ہو گئی اور خرم اور گھر والے فوراً نیہا کو ہسپتال لے کر گئے۔ ادھر ہیرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب نے اسے سمجھایا، پریشان نہ ہو، جب بچہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا تو تم بہت خوش ہوگی کیونکہ تم خالہ بننے والی ہو۔ یہ سن کر ہیرا بہت خوش ہوئی۔ کچھ وقت بعد اللہ نے نیہا کو ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ وہ بالکل نیہا کی طرح لگ رہا تھا۔ جب سب نے بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ دادی نے نیہا کا ماتھا چوما اور بچے کو دعائیں دی۔ کچھ دیر بعد دادی، خرم کے ماں باپ اور گھر کے دوسرے افراد نیہا کے پاس آئے۔ دادی نے کہا، بیٹا، آج اس خوشی کے موقع پر ہم تم سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ نیہا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے دادی کی طرف دیکھا۔ دادی نے اس کے سامنے اپنی جھولی ہلاتے ہوئے کہا، نیہا، ہم نے زندگی میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن اگر تم ہمیں اپنا سمجھتی ہو تو ہم نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے اور چاہتے ہیں کہ تم اس فیصلے کو قبول کرو۔ اگر تمہارے دل میں ہمارے لیے تھوڑی سی بھی عزت اور محبت ہے تو ہماری بات مان لینا۔ اتنے میں خرم کی ماں بھی اس کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا، نیہا دیکھو، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی خرم سے ہو جائے۔ پہلے میں ایسا نہیں سوچتی تھی، لیکن اب میرا نظریہ بدل گیا ہے۔ انہوں نے نیہا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اب میں تمہیں اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے بیٹے کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں لے کر آؤ۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد خرم کے والد بھی نیہا کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک ہی چھت کے نیچے ہماری ساری خوشیاں جمع ہو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم اور خرم مل کر ایک اچھی زندگی گزارو۔ نیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دادی کی طرف دیکھا۔ وہ اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں خرم اس کی وجہ سے اپنی زندگی کا سکون نہ کھو بیٹھے۔ وہ سمجھتی تھی کہ خرم کو اس سے بہتر زندگی کا حق ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خرم کے دل میں آج تک صرف اس کے لیے جذبات رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے۔ خرم کمرے میں آیا اور نیہا کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، نیہا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ نیہا خاموش رہی۔ خرم نے کہا، میں نے بہت سال تمہیں اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر گزارے ہیں۔ جب میں بہت چھوٹا تھا تب ہی میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ایک دن تم میری زندگی کا حصہ بنو گی۔ وقت کے ساتھ میرے جذبات اور مضبوط ہوتے گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، جب تمہارا رشتہ عمر کے ساتھ ہوا تھا میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ میں خاموشی سے یہاں سے چلا گیا کیونکہ میں تمہاری خوشی چاہتا تھا۔ خرم نے کہا، میں نے ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کی کہ اگر میری محبت میرے حق میں ہے تو مجھے مل جائے، لیکن میں نے تمہاری اور عمر کی زندگی میں کبھی مداخلت نہیں کی۔ پھر اس نے کہا، آج میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سا بھی اعتماد اور احترام ہے تو مجھے اپنی زندگی میں ایک موقع دے دو۔ خرم کی آواز بھر آئی۔
میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اور اس بچے کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس بچے کو بھی اپنی اولاد کی طرح محبت اور عزت دوں گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ فیصلہ تمہارا ہوگا، میں تم پر کبھی بھی زبردستی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد نیہا نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ہیرا اور خرم نے گھر کی بہت اچھی طرح ڈیکوریشن کی۔ گھر میں ایک بار پھر خوشیوں کا ماحول بن گیا۔ اگلے جمعے کو دونوں کا نکاح ہو گیا۔ دادی نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی۔ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ میں نے ہمیشہ تم لوگوں کے لیے یہی سوچا تھا کہ میرے پوتے اور پوتی اپنے گھر میں خوشحال زندگی گزاریں۔ سب نے خوش ہو کر انہیں دعائیں دیں۔ نکاح کے بعد نیہا نے خرم کا ہاتھ تھام کر کہا، ہر چیز کے لیے آپ کا شکریہ، جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا، میں کبھی بھی اس کا بدلہ نہیں دے پاؤں گی۔ خرم نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بلکہ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اپنی زندگی میں آنے کی اجازت